अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूँ अली मुमताज़। नाज़रीन, इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद अब सियासी जोड़ तोड़ का आगाज़ हो चुका है। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ़द की PMLN की लीडरशिप से मुलाकात हुई, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मौजूद थे, फ़ारूक सत्तार साहब थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब थे। और नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकात है, ये मुलाकात यकीनन सियासी इत्तेहाद, इलेक्शन इत्तेहाद को लेकर है। और जो आपस में एक दूसरे के साथ इजहार ख्याल हुआ, उसमें भी बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हमें देखने को मिली और एक दूसरे का साथ देने का ऐलान भी किया गया। तकरीबन 35 साल से MQM या MQM पाकिस्तान 9 में से 8 हुकूमतों का हिस्सा रही हैं। इससे पहले PMLN के साथ भी हुकूमत में रहे, पीपल्स पार्टी के साथ भी हुकूमत में रहे, यानी कि जिसकी भी हुकूमत बनने वाली होती है MQM पाकिस्तान का उस तरफ झुकाव लाजमी है। और यही कुछ मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में भी कहा जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब का ये कहना है कि सियासी मुखालिफ हैं, उन्होंने अपनी सियासत करनी है, हमने अपनी सियासत करनी है, और जब इलेक्शन के मैदान में मुकाबला होगा तो जो असल फातेह है वो सामने आएगा और अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए क्या वे फॉरवर्ड है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जैसा कि 2008 में हुआ, 2013 में हुआ, 2018 में हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सिंध तो उनका गढ़ है ही, लेकिन पंजाब के जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मकबूल जमात हुआ करती थी, वहां पर अब वो मकबूलियत नहीं रही है। तो क्या पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ इत्तेहाद करेगी? क्योंकि अभी तो यही नज़र आ रहा है कि हवाओं का रुख PMLN की तरफ है, और यही वजह है कि MQM पाकिस्तान भी उधर गई है। और PMLN का भी कहना है कि सिंध को लेके, कराची को लेके JUIF और दीगर और जमातों के साथ इत्तेहाद की बात की जाएगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी लिस्ट में, यानी कि इत्तेहाद, मुमकिन इत्तेहाद की लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पे आते हैं। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किए हैं सीनियर सहाफ़ी तर्ज़कार इसार राना साहब ने। इसार राना साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस शो टुनाइट। और अब से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे PMLN से कैसर अहमद शेख साहब। जैसे ही वो उनके रात के खाने का वक्त है, जैसे ही वो खाना अपना मुकम्मल करेंगे, वो भी हमें आज की डिस्कशन में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आमिर हसन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। सर, पीपल्स पार्टी के लिए क्या ऑप्शंस हैं, और क्या पीपल्स पार्टी के लिए ये परेशानी की बात नहीं है कि पंजाब में जहां पर पीपल्स पार्टी की मकबूलियत हुआ करती थी, पीपल्स पार्टी के फॉलोअर्स हुआ करते थे, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फॉलोअर्स थे, और उसी की बेस पर वोट भी पड़ा करता था, अब वो सूरत हाल नहीं रही है। और जो इत्तेहाद भी होने जा रहे हैं उसमें, जैसे कि मैंने अभी प्रोग्राम के इब्तिदाइये में कहा कि PMLN के लिए भी आपका नंबर इत्तेहाद में, सियासी इत्तेहाद में आखिर में आता है। क्या कहेंगे आमिर हसन साहब? बहुत शुक्रिया अली मुमताज साहब। PMLN की लिस्ट में पता नहीं उनके हमारा इत्तेहाद का नंबर आखिरी है, लेकिन हमारी लिस्ट में उनके साथ इत्तेहाद का नंबर ही नहीं। पहली बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1988 से लेके 2023 है, हमने इत्तेहाद की सियासत नहीं की, हम इलेक्शन अलायंस नहीं बनाते हैं। 1988 में भी मियाँ साहब इलेक्शन अलायंस बना रहे थे, IGI बना रहे थे, जनरल हमीद गुल की क़यादत में और उनकी सरपरस्ती में, जिसका कि उन्होंने वालिहाना हमेशा इजहार किया कि मैंने IGI बनाया, मैंने सियासी जमातों में पैसे बांटे, मैंने सहाफ़ियों में, अखबारात में पैसे बांटे, तो वो एक IGI बना। और बदकिस्मती है कि मियाँ साहब की 35 साल के बाद भी सियासत अभी इत्तेहाद पे खड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सिंबल तीर के निशान के साथ जा रही है, अपने प्रोग्राम के साथ जा रही है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम की लोगों को जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर एलीट को और माफियाज को फायदा नहीं होता। हम कोई कारोबारी तबके की नुमाइंदगी नहीं करते, हम कोई लैंड माफिया की नुमाइंदगी नहीं करते, हम कोई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के कामों की, या हम कोई शुगर मिलों की, हम किनकी नुमाइंदगी करते हैं? वो लोग जो आज तंग हैं रोटी कपड़ा और मकान से, वो लोग जो आज अपने बच्चों की फीसें देने से और सेहत की सहूलतों से बेजार हैं, उनके पास ये अपनी बुनियादी सहूलतें भी पूरी करने की उनके पास इस वक्त हिम्मत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। वो लोग जो महंगाई से तंग आए हुए हैं, तो इसलिए हम समझते हैं कि कोई ऐसी हुकूमत पाकिस्तान के लिए
नहीं होनी चाहिए जो हुकूमत आके दोबारा अशराफिया को फायदा दे। तो इसलिए अशराफिया इत्तेहाद बना रहे हैं अशराफिया को फायदा पहुंचाने के लिए। पीपल्स पार्टी अपने नारे के साथ खड़ी है, अपने प्रोग्राम के साथ खड़ी है। हम समझते हैं कि बड़े लोगों पे इन्वेस्ट नहीं करना, आपको आवाम के ऊपर इन्वेस्ट करना है, आम आदमी पे इन्वेस्ट करना है। जब आप छोटे कार पे इन्वेस्ट करते हैं तो फायदा अक्सरियत को मिलता है, जब आप मजदूर पे इन्वेस्ट करते हैं तो फायदा अक्सरियत को मिलता है। दो मुआशी पॉलिसीज हैं अली मुमताज साहब, या आप तगड़ों पे इन्वेस्ट करें और तगड़े फायदा अमीर से अमीर तर होते जाएं, या आप आम आदमी पे इन्वेस्ट करें। और जब गरीब खुशहाल होता है तो मुल्क खुशहाल होता है, जब अक्सरियत खुशहाल होती है। ये दो फर्क है जिसकी वजह से हम अलायंस में नहीं। दूसरा, ये जो अलायंस है अब ये पिटे हुए मोहरे हैं। MQM का तो अब कोई वाली वारस ही नहीं है। उनका अपना जो जिनके नाम पे अल्ताफ हुसैन के सियासत की, उससे अब ये बेजारी का इजहार करते फिरते हैं। और एस्टेब्लिशमेंट ने भी इन्हें काफी देर से कंधों पे नहीं बिठाया हुआ, इसीलिए ये भागे ना। ये मेयर के इलेक्शन से ये भाग गए थे और पिछले इलेक्शन में भी इन्हें कोई इतनी सीट्स नहीं मिली। PTI ने वहां से ली, पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादा कराची के अंदर गेन किया है। हैदराबाद में पहली दफा हमारा मेयर आया है, कराची में आया है, और आपने ये देखा जिंदगी इलेक्शन में भी सबका सफाया हुआ। तो मैं समझता हूँ ये इत्तेहाद नहीं है, ये अभी एक पैगाम देने की कोशिश है कि बहुत सी जमातें जो कि मेरे ख्याल से PMLN और मियां साहब खसूसन ये तासुर देना चाहते हैं कि उन्हें कोई एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल है। और ये अगर तासुर है भी तो उसे बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं इत्तेहाद बना के। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये आउटडेटेड और बहुत ही बुजुर्ग की आदत, घसी पिटी की आदत, आउटडेटेड की आदत, आउटडेटेड प्रोग्राम और वो पुराना इत्तेहाद। इनका पहला इत्तेहाद MQM का और नून लीग का 1989 में बना था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को अदम एतमाद लाते वक्त इन्होंने इत्तेहाद बनाया था। तो मैं नहीं समझता कि इस इत्तेहाद से, ये पहले भी इत्तेहाद में थे। पिछले दोनों इलेक्शन सिंध में PMLN ने, MQM ने, GDA ने, मौलाना ने और PTI ने मिलकर हमारे खिलाफ लड़ा था और इनका जो हाल हुआ था वो आपके सामने है। अब मैं थोड़ी सी बात पंजाब की पॉलिटिक्स पे करना चाहता हूँ। पंजाब में बिल्कुल हम पॉपुलर पार्टी थे। पंजाब में पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी रही है और आज की सबसे ज्यादा पुरानी सियासी जमात पंजाब की हम है। लेकिन कभी हमारे खिलाफ छांगा मांगा ऑपरेशन के जरिए इक्तदार छीना गया, कभी PTI बना के हमारे वोटर को हाईजैक किया गया। आज दोबारा से ओपन है, शदीद मुखालफत है नून लीग की पंजाब के वोटर के अंदर। तो अभी तो ये इत्तेहाद बना रहे हैं ना, अभी हमें भी देखने दें, आने तो इलेक्शन फिर देखेंगे, फिर पता चलेगा। ये तो कह रहे हैं ना कि मियां जब आएगा तो लग पता जाएगा जी। तो मैं समझता हूँ कि वैसे अभी तक वैसे आमिर हसन साहब पता लगे नहीं पता क्या लगना है। मेरे ख्याल से देखिए, एक मियां साहब अपनी 16 महीने की हुकूमत को वो ओन ही नहीं करते। दूसरा, मियां साहब बार बार कह रहे हैं, मैं तो आजकल अली मुमताज साहब कहते हैं कि दो बयानी है मियां साहब, एक है लीगल बयानी है और एक है पॉलिटिकल बयानी है। जो लीगल नैरेटिव है उनका वो वहां पे है मिन्नत और तरले। मैं 78 साल का बूढ़ा बीमार आदमी हूँ, मेरे सर पे हर वक्त डॉक्टर होता है, मुझे जेल में ना भेजें, मुझे जरा सहूलत दे, मुझे कैद में न डालें। एक उनका सियासी बयानिया है कि मैं दोबारा से पाकिस्तान की बीमार मीशत को ठीक करूंगा। तो ये धोखा किसे दे रहे हैं? 60% नौजवानों के लिए अब वो 80 की दिहाई की और मोहम्मद अली फिल्म स्टार के लहजे में ना तो तकरीरें चलेंगी और ना वो पुरानी। ठीक है आमिर हसन साहब, एक वक्फा लेते हैं, एक ब्रेक लेता हूं जी मैं, और ब्रेक के बाद वापस लौट कर आऊंगा तो फिर इसार राना साहब और कैसर अहमद शेख साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी तरफ आऊंगा। और कैसर अहमद शेख साहब से हम इस पोल के हवाले से ज़रूर बात करेंगे जो PMLN का अपना डिजिटल पोल है, जिसमें ये पूछा गया कि जी उनकी नज़र में वो, यानी कि लोगों की नज़र में वो किसको पसंद करते हैं, किसको वोट देना चाहेंगे। और जो उसके रिजल्ट्स आए वो रिजल्ट्स ऐसे थे कि PMLN के इस डिजिटल पोल को, जो PMLN के अपने वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट पे था, यानी कि अब तो X है, ट्विटर को X कहा जाता है, उसको डिलीट करना पड़ा। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। आते हुए कैसर अहमद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इसार राना साहब हैं और बैरिस्टर आमिर हसन साहब हैं। कैसर अहमद शेख साहब, वक्फे पे जाते हुए मैंने कहा था कि वापस जब आएंगे तो जो आपका इत्तेहाद या MQM पाकिस्तान के वफ्द के साथ मुलाकात और मुस्तकबिल का जो लाहेअमल है, सियासी लाहेअमल,
उस पर जाने से पहले आपके अपनी डिजिटल टीम ने पीएमएलएन के वेरीफाइड डिजिटल अकाउंट जो कि पीएमएनएल डिजिटल है उस पर यह एक पोल किया जिसमें सवाल यह पूछा गया कि जनरल इलेक्शन 2024 आपका वोट किस पार्टी का है, और जो आगे से लोगों ने वोट पोल किए उसके मुताबिक 24% का कहना था पीएमएलएन, 1% का कहना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2% का कहना था कि दीगर, और 73% लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और आपको अपने ही पीएमएलएन डिजिटल के इस वेरीफाइड अकाउंट से इस पोल के नताइज को फिर डिलीट करना पड़ा। कैसे रहे शेख साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तो खैर ये नहीं पोल देखा, अगर आप कह रहे हैं तो इस तरह होगा जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे सिर्फ ऐसा कीजिए कि उस डिजिटल अकाउंट से एक और पोल कीजिए ये कि वो जो ये एक्स वाला है ये कितने लोग आपकी पॉपुलेशन में परसेंटेज कितने देखते हैं, देखिए करा लीजिए। वो थोड़े लोग इसको देखते, कितने लोग होंगे आप बता दीजिए, इसके टोटल यूजर कितने हैं, कितने परसेंटेज क्या है पाकिस्तान में। तो वोटर का इस तरह अंदाजा आपने जलसा देखा होगा, मियां नवाज शरीफ साहब का जो जलसा हुआ है। मैं एक बहुत बड़ा कारवान लेके चिरजोर से लेके आया और यकीन जानिए कि मैं जलसे के 4-5 किलोमीटर बाहर ही रह गया, इतना बड़ा हजूम था और इतना रश था और इतने लोग जमा थे कि मैं ही नहीं पहुंच सका वहां पे। 4-5 लोग, लाखों के लोग में एक जमे गफीर था, वो किसी को नजर नहीं आया। आप डिजिटल अकाउंट का वो देखते हैं कि ये अकाउंट पे क्या हुआ, तो कभी किसी ने ये देखा, मुलायदा किया आप लोग किधर हैं। अब उन लोगों से जो खास खास लोग हैं, पता नहीं कौन कौन देखता है ये अकाउंट को, तो ये तो कोई ऐसा नहीं है। जो इलेक्शन हो जाएंगे तो सबको सामने आ जाए। क्यों लोग सारे कह रहे हैं कि पीएमएलएन को वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, और बिलावल कह रहे हैं नहीं जी हम लाहौर से नहीं बनने देंगे। मुझे ये बताइए कि लेवल प्लेइंग फील्ड कौन नहीं दे रहा? हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड के फेवर में हैं और हम चाहते हैं कि हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। लेकिन पंजाब में मैं मैं तो 7वां इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहा हूँ और मैं काफी लोगों से राब्ते में होता हूँ। मैं वैसे रहता कराची में हूँ, यहाँ भी बिजनेस कम्युनिटी से मेरा पूरा राब्ता है। तो ये तो इलेक्शन कराने में खुला इलेक्शन फ्री होने चाहिए, फ्री होते हुए नजर आने चाहिए, हर एक को उसके रिजल्ट मानने चाहिए। अभी बैरिस्टर आमिर हसन कह रहा था कि वो जो है आउटडेटेड लोगों से आपने बातचीत कर दी शुरू। मुझे ये आमिर हसन तो मेरे बड़े लर्नेड हैं दोस्त, मुझे ये बताइए कि क्या खुद पीपल्स पार्टी अभी उन्हीं के साथ नहीं थी? हमारी जो अलायंस की हुकूमत थी 13 पार्टियों में, तब तो कभी पीपल्स पार्टी ने उनके बारे में नहीं कहा। सिंध में भी उनसे सारी मीटिंग करते थे और इकट्ठे मिलके हुकूमत हो रही थी, तो उस वक्त वो आउटडेटेड नहीं थी जब इनके साथ थे। और अब चूंकि वो हमसे मिल रहे हैं और इनको नजर आ रहा है कि इलेक्शन इवन सिंध में भी काफी कंटेस्ट होगा, हम तो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी से भी हम मिलजुल के उनसे भी बातचीत करना चाहते हैं। और बिलावल जरदारी साहब ने बड़ी अच्छी बात ये की है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है ना 2 पार्टियों में है इस वक्त, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में और पीपल्स पार्टी में। दूसरी पार्टियों को भी इसमें शामिल करें, क्योंकि हमने ये जो चोर डाकू वाली या जो आपस में पॉलिटिकल टर्माइल की सियासत की है ना, ये इससे बहुत नुकसान पहुंचा। 5 साल हमने जाया कर दी थी और अब हमें चाहिए कि हम सब मिलजुल के एक मिनिमम कॉमन एजेंडा बना लें। कम से कम कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लें, कोई पार्टियां आपस में मिलके ना एक तय कर लें कि वो एक दूसरे की किस हद तक मुखालफत करेंगी, या किसी पार्टी की अगर हुकूमत बन जाती है तो उसको गिराएंगी नहीं, और अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो उस इलेक्शन के रिजल्ट मान लेंगे। अगर कोई पार्टी अपनी शिकस्त मानने को पाकिस्तान में तैयार ही नहीं है, दुनिया के बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में तो ऐसा नहीं होता। आप इंडिया में देख लें, हमारे पड़ोस में शिकस्त से तो खैर कैसे रहे शेख साहब, सभी घबराते हैं ना, शिकस्त का सामना करना आसान तो नहीं है। अगर होता तो जनवरी में जब पीएमएलएन गवर्नमेंट में थी, पीपल्स पार्टी पे थी, तो पंजाब और केपीके के इलेक्शंस ना करवाने की एक बड़ी वजह यह भी नजर आती थी कि उस वक्त पीटीआई की जो फ्लाइट थी वो ऐसी थी कि उसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी नजर आ रहा था। नहीं जी, ये बिल्कुल वजह नहीं थी। देखिए हमारा मुल्क जो है ये ऐसा नहीं है, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, सब इलेक्शन हमेशा इकट्ठे ही हो सकते हैं। आप अलग अलग इंडिया में तो होते हैं, उनकी बड़ी बहुत स्टेट्स हैं वो अलग अलग इलेक्शन कराते हैं,
हमारे यहाँ ये मुमकिन ही नहीं है। कभी भी आप करवा लेंगे कि एक पंजाब के इलेक्शन आप पहले करवा लें और फेडरल इलेक्शन आप बाद में करें, तो वो इलेक्शन तो ठीक फिर है। वो इलेक्शन तो नहीं रहे। तो ये हमने तो उनको डेट दी, उनको कहा कि आ जाइए बैठ जाइए, वो तारीख भी मुकर्रर नहीं कर सके। ठीक। अपनी हुकूमतें उन्होंने तोड़ दी। उनके पास हुकूमत थी ना, अगर वही इलेक्शन वो बाहर चाहते थे तो अपनी हुकूमत उनकी बनी हुई थी, उन्हें तोड़ क्यों? बिल्कुल सही। इसार राणा साहब की तरफ मैं जाना चाहूंगा जी। इसार राणा साहब, ये सबसे पहले डिजिटल पोल पर जो कैसर अहमद शेख साहब की राय है, आप इससे क्या इत्तेफाक करते हैं कि ये सिर्फ एक मखसूस परसेंटेज है लोगों की जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है 24 करोड़ आवाम की? बात यह है कैसर शेख साहब जो हैं वो जो मर्जी कह सकते हैं, जाहिर है उनका वक्त है। तो उनसे पूछें कि अगर इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी तो कराने की क्या जरूरत है? आखिर ऐसी कौन सी वेलनेस दे विच बांह आ गई थी कि आपको ये पोल करवाना पड़ा और फिर करवाने के बाद आपको डिलीट करना पड़ा? अगर एक्स की कोई पोजीशन ही नहीं है तो मिस्टर एक्स ने क्यों कोशिश की अपने आप को हीरो बनने की डिजिटल, और फिर उसके बाद डिलीट क्यों किया? तो मैं ये समझता हूँ कि कैसर शेख साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आमिर की बहुत इज्जत करता हूँ, ये दोनों बड़े नीट एंड क्लीन लोग हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले मैं जरा आमिर से बात करना चाह रहा था, जो उन्होंने कहा कि 70 साल के बूढ़ी की आदत। तो आसिफ अली जरदारी क्या दोबारा से कोई जवान होके आ गए? और नहीं, लेकिन वो क्या तो आसिफ वजीर अली आजम बिलावल भुट्टो साहब को बनाना चाह रहे हैं ना, यंग की आदत हो गई है कि एक कहता है कि एक मेरा चांद, तो फिर नवाज शरीफ कहते हैं कि मेरा तारा, तो फिर वो क्या बिलावल जरदारी कहते हैं, अब नवाज शरीफ कहते हैं अब्बू की लाडली, तो फिर जरदारी साहब कहते हैं अब्बू का प्यारा। तो ये अगर इन्होंने इसी तरह ही खेलना है कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी दोनों को आगे जब बढ़ना है, बिलावल ने कौमी असेंबली में कहना है कि अंकल नवाज और अब्बू जरदारी साहब हम दोनों के रास्ते के कांटे जो है दूर करें, तो ये ढकोसला क्यों कर रहे हैं आप लोग? किस लिए इंतखाबात का ढकोसला कर रहे हैं आप? और दूसरी बात ये कि अभी वो कह रहे थे, आमिर साहब कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा गरीब की और वो कोई माफिया का हिस्सा नहीं है। तो इनसे पूछें कि चीनी माफिया के ऊपर किसका कंट्रोल है, किसकी शुगर मिले हैं? जरदारी साहब की नहीं है तो किसकी है वो? और वाटर माफिया कराची में जो आजाद फिर रहा है उसकी सरपरस्ती कौन करता है? वाटर माफिया की तो एमकेएम पाकिस्तान नहीं करता रहा। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये खत्म कर देते ना। कराची में तो इनका रहा है ना, पानी खरीद के बिलावल हाउस में लेते रहे, तो करते ना। कोई बड़े आप इनकलाबी थे तो कर लेते। और दूसरी बात ये कि वो कहते हैं कि जी हमने तो अब इनकी तरह मुंह भी नहीं करना। और अभी आमिर भाई कह रहे थे मुझे इससे बहुत मोहब्बत है, पढ़ा लिखा आदमी है, हम तो अपने इमरान नवाज शरीफ की तरह मुंह भी नहीं करेंगे। ओ भाई क्या चे पिद्दी शोरबा। आपको जब आपको कहा जाना है कि चलें उस लाइन में खड़े हों, हाँ। तो फिर बिलावल ने फाइलें पकड़ के शहबाज शरीफ के पीछे खड़े हो जाना है। और बेनजीर भुट्टो और शहीद भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो कब्र में क्या सोचते होंगे कि जिस माफिया के खिलाफ हमने सारी उम्र जंग की, जिस ज़ियाउल हक के रूहानी औलादों के साथ हम सारी जिंदगी जंग करते रहे, आज उनकी और हमारी औलादें उन रूहानी औलादों के पीछे फाइलें लेके खड़ी होंगी। और फिर आ जाए मुस्लिम लीग नून की तरफ। अभी कैसर भाई कह रहे थे कि हम तो चाहते हैं सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, तो आए मैदान में, इमरान खान को कहें कि आ जाओ इलेक्शन बाहर आ जाओ, कोड़ी का मैदान इन्हें लग बता जाएगा। पता नहीं कैसर भाई, मुझे लगता है इमरान खान के जलसे में चले गए थे जो कोसों दूर ये अपना वफद लेके नहीं, पीछे। ये तो खैर देखे मानने वाली बात है राणा साहब कि पीएमएलएन का जो वो जलसा था वो भले ऑल पाकिस्तान इज्तिमा था, लेकिन लोग तो थे ना, ये तो मानना पड़ेगा। और हर शहर से, हर जिले से, मतलब ऑल ओवर पाकिस्तान लोग आए हैं, लेकर आए हैं। अली मुमताज, मेरा घर मीनारे पाकिस्तान के बिल्कुल सामने है और मैं एक अरसे से मीनारे पाकिस्तान के जलसों को देख रहा हूँ, बिल्कुल सामने, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो मैं देख रहा हूँ, यकीन करें, जब मोहतरमा मरियम साहिबा ने, कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए, उन्होंने कहा कि चलाएं सब अपने अपने मोबाइल की रोशनी ऑन करें, जैसे वो पीटीआई के जलसों में होती थी, फैसल करता था। तो क्या शर्मिंदगी हुई कि आप जिन लोगों को लेके आए थे, पटवारियों को, मजदूरों को 2-2 हज़ार रुपए का टोकन के नाम पर, खाने के नाम पर,
और उनके पास कहाँ से मोबाइल आना था। अगर आपने इस तरह, पूरी रियासत आपके साथ खड़ी थी, पूरे रियासती इदारे आपके साथ खड़े थे, पटवारी आपके पास थे, हेल्थ वर्कर आपके पास थे, एजुकेशन वर्कर आपके पास थे, पैसे दे के लोगों को आप लेके आए थे। और मैंने इमरान खान का जलसा भी देखा है वहीं उसी मीनार पाकिस्तान में, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का इस्तकबाल भी देखा हुआ है। तो ये उसके अशरे अशीर भी नहीं था। आप बात कर रहे हैं जी कोसों दूर, और हम मीनार पाकिस्तान के चंद कदम फासले पे खड़े हुए लोग गिन रहे थे कि ये कितने लोग खड़े हुए यहाँ पे। आप पता नहीं कहाँ चले गए थे। दूसरी बात ये है कि चलें, ये तो एक बहस है कि पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करके भी आप मीनार पाकिस्तान में इमरान खान जैसे जलसा नहीं कर सकते, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दें, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, क्या नवाज शरीफ साहब ने अभी तक एक जुमला भी ये कहा कि इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, लोगों की जमानतें होती हैं? ठीक है, आपने ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट रेस किया है। इस पर मैं आमिर हसन साहब से भी और कैसर अहमद शेख साहब से भी, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स की बात है ना, ये तो रेलिवेंट सबके लिए है और सभी, क्योंकि खासतौर पर पीपल्स पार्टी तो इस पर बड़ी बात करती रही है कि ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ नहीं होनी चाहिए और लोगों को उनके हकूक दिए जाने चाहिए। और अभी आज जरदारी साहब भी अवाम के ही हकूक की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जी हमारा जो है वो काम अवामी खिदमत है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद लौट के आएंगे, डिस्कशन की यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आमिर हसन साहब, जो अभी इंसानी हकूक की बात हुई और जो इसार राना साहब ने पॉइंट रेज किया, इस पर आप समझते हैं कि वाकई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है? जो पीटीआई के लोगों के साथ हो रहा है, जो पीटीआई के लोग उस पर, बल्कि अभी ये कल ही की बात है कि इतला ये मिली कि जो मेजर रिटायर्ड अजहर सादिक साहब हैं, जिनका ताल्लुक पीटीआई पीएमएलएन से है, बल्कि पीएमएलक्यू से उनकी रिश्तेदारी है, मोनस इलाही साहब की जो खाला हैं, वो खालू हैं उनके, मोनस इलाही साहब के, उनका यहाँ पर सपोजिटली लाहौर शहर में गुलबर्ग में फिरदौस मार्केट के पास एक होटल है और इतलात ये मिली कि जी वहाँ पर पुलिस ने रात को छापा मारा, एक एक कमरे में गए, फैमिलीज थी, उनके साथ बदतमीजी हुई और उसी वक्त साथ साथ ज़हूर इलाही रोड पे जो उनकी रिहाइश गाह है वहाँ पर भी रेड हुई और ये दूसरा लगातार दिन था कि रेड हुई। तो क्या आप समझते हैं कि सब ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है? देखिए, अगर कहीं पे भी इंसानी हकूक की कोई भी खिलाफ वर्जी कर रहा है तो मेरे ख्याल से उसे तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन पीटीआई के हद तक एक ये भी चीज है कि उनके पास सोशल मीडिया है और प्रोपेगेंडा भी बहुत है। अदरवाइज आप भी ग्राउंड पे है, मैं भी ग्राउंड में हूँ, एसआर राना साहब भी हैं, कितने को यहाँ पे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो के यहाँ पे हमने सब देखे हैं, इन्हीं गली मोहल्लों में रह रहे हैं। और अगर मखसूस कोई 9 मई के वाकयात हैं तो उसमें तो पीपल्स पार्टी हमेशा से कहती रही कि खुली अदालतों में हो, फौजी अदालतों में ना चले। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला कर दिया, अब वो अदालतों के अंदर मैटर जाएगा। क्या अगर कोई ऐसी हरकत पीपल्स पार्टी ने या किसी और ने की होती तो क्या वो काबिल माफी होती, हो सकती थी, या किसी ने ऐसा किया? ये सवाल एक है। दूसरी बात है, एसआर राना साहब मेरे मोहतरम है, मेरा इनका 11-12 साल से ताल्लुक है, सीनियर सहाफी हैं, लेकिन जब से इन्होंने इस उम्र में एक नई मोहब्बत कर ली है पीटीआई के साथ, सब उस वक्त से जरा उसके दीवाने हो गए हैं। तो फिर वो कहते हैं ना, इंशा जी के दीवानों की सी ना बात करें तो और करे दीवाना क्या। तो बस अब वो हमें लताड़ेंगे तो क्या करेंगे, और हमें सर आंखों पे इनका लताड़े जाना भी। वैसे अभी मैं यहाँ पर जरा एक चीज वाजे कर दूं, आमिर हसन साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। आपकी गुफ्तगू के दौरान मैंने इसको रिकन्फर्म किया है कि मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब के बारे में ये जो मैंने अभी बात की, जो इतला दी, ये उन लोगों की, उन सहाफियों की तरफ से भी इस पर ट्वीट की गई है जो कि पीटीआई के मुखालिफ है, जो पीटीआई के हक में नहीं है। उन्होंने भी ये तफसील ट्वीट की हुई है। पीपल्स पार्टी तो आखिरी होगी जो इसे सपोर्ट करेगी। हम जो कुछ हो सकता था, पीडीएम की गवर्नमेंट जब थी हम उसमें इत्तेहादी थे, हमने तब भी ना जमात के ऊपर, ये तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने की सपोर्ट की, ना हम गिरफ्तारियों के हक में थे, ना हम चाहते थे, ना हमने की है और ना हमने कभी सपोर्ट किया है। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि 9 मई के वाकयात जो हुए हैं वो पाकिस्तान की रियासत को बनाना, रिपब्लिक बनाने की एक कोशिश थी और मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी सबको सियासी हक होना चाहिए, पीटीआई को भी, लेकिन इसके लिए पीटीआई ने भी तो सोचना है ना, कप्तान ने भी तो सोचना है कि कप्तान अनफिट है तो किसी और को खेलने दे।
अब वो कहता है कि मैं नहीं खेलूंगा तो कोई भी नहीं खेलेगा, तो ये कप्तान की अब गैर सियासी के हम तो जिम्मेदार नहीं है। सर पार्टी दूसरी उन्होंने बात ये है बनाई, कि आमिर हसन साहब, पार्टी उन्होंने बनाई, पार्टी के वो जो फाउंडिंग है, फाउंडर हैं, वो उन्होंने पार्टी बनाई, उन्हीं के नाम से पार्टी चल रही है। ना उनका कोई बेटा है, ना उनकी कोई और फैमिली में से है कि जो पार्टी के मामलात को संभाले या उनके हवाले वो पार्टी कर दें। जिस तरह आपकी पार्टी में तो बिलावल साहब हैं, PMLN में शहबाज शरीफ साहब हैं, हमजा शहबाज हैं, मरीम नवाज साहिबा हैं, फिर इसी तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनके साहबजादे हैं। तो वो तो एक सिलसिला चल रहा है मौरूसियत का, यहाँ पर तो वो चक्कर नहीं है। अच्छा, मुझे अगर मौका देते, मुझे मौका देने, साहबजादे तो उनके भी हैं। अब अगर वो इन्हें ऊन नहीं करते तो उसमें हमारा कसूर तो नहीं है। साहबजादे तो दो उनके भी हैं। अब वो अब्बा की जेल में भी हो तो नहीं आते, तो मेरा तो इसमें कसूर नहीं है ना कि अब कोई बेटा अपने बाप को नहीं मान रहा और उसके वारिस बनने के तैयार नहीं है, तो इसमें पीपल्स पार्टी का क्या कसूर है, बताइए। दूसरी बात यह है कि उधर भी विरासत के लिए जल्दी इस हक में सार राना साहब भी कॉलम लिखेंगे जब अलीमा खान को या उषा बीबी को वहां पे विरासत शिफ्ट होगी, फिर वो विरासत हलाल हो जाएगी। देखिए बात ये है कि हमने तो जो की है, अली मुमताज साहब फाउंडर मेरा जो था पार्टी का, 49 साल की उम्र में कटहरे में खड़ा था और 50 साल की उम्र में फांसी पर लटकाया जा रहा, और बेनजीर भुट्टो को 53 साल की उम्र में शहीद कर दिया गया। इसलिए क़यादतें हैं, हम नहीं चाहते हैं हमारी क़यादतों को तबाही उम्र पूरी करने दे, खुदा के लिए ना सर काटे ना कत्ल करे, और हम विरासत नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी से ज्यादा लिबरल प्रोग्रेसिव पार्टी कोई भी नहीं है, लेकिन जब आप करते हैं तो अवाम की हमदर्दी पैदा होती है उस खानदान से जिधर शहादतें होती हैं, फिर लोग खड़े होते हैं वहां पे, और हम भी इसीलिए खड़े हैं। मैं भी उसी कमिटमेंट के साथ खड़ा हूँ। और एसआर राना साहब इतना तो मानते हैं ना, बाकी कोई बात माने या ना माने, कि भुट्टो साहब ने और बीबी ने गरीबों की खिदमत की है, तो चलिए आसिफ अली जरदारी को ना माने यार, उसने भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो दिया है ना, उसने भी तो रोजगार दिया है ना। दूसरी बात यह है कि मैंने कब कहा कि जरदारी साहब हमारी तरफ से किसी ओहदे के उम्मीदवार नहीं। जरदारी साहब शहबाज नवाज शरीफ से कोई 7-8 साल छोटे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे उम्मीदवार वो नहीं है वजीर आजम के, बिलावल साहब है। और बिलावल साहब भी पिछले 15 साल से सियासत कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अब अपनी 15 साल हो गए हैं। बीबी को ने अगर उन्हें नॉमिनेट इनके कहते हैं, हमने बनाया उन्हें चेयरमैन, लेकिन 15 साल से वो फील्ड में है, मैदान में है, मौजूद है, और अब वो सियासत अपनी कर रहे हैं, आज अपनी सियासत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर सिर्फ महज तनकीद ही करनी है और सिर्फ तनकीद ही करते चली जानी है, किसी की पॉजिटिव बात करनी नहीं है, तो फिर एसआर राना साहब को मोहब्बत मुबारक। इस पे एसआर राना साहब की तरफ जी अभी मुझे खलील अहमद शेख साहब कहते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड किससे मांग रहे हैं, हम उन्हीं से मांग रहे हैं जिनसे आप 2018 में मांगते हैं। और मैं बताता हूँ लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है, इसके 3 अज्जा होते हैं। इसका जवाब पहले मुझे हक है कि मुझे देना चाहिए जवाब। जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, अभी इसके साथ ही फौरन में ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आप आके तफसील से जवाब दीजिएगा। जी मुझे बात करना है। जी एक होता है कि किसी का रास्ता रोकना, वो हमारा रास्ता रोका जा रहा है, हम लोगों को इत्तेहाद बनाते हैं, लेकिन पीछे से पसे पर्दा हुकूमतें इनके साथ मिलाती हैं। आप देखें बलोचिस्तान और पंजाब में क्या हुआ। उसके बाद इत्तेहाद वही जमातें IGI से बनाती हैं जिन्हें आशीर्वाद होती है। और तीसरा एक परसेप्शन बनाई जाती है कि फलां आ रहा है जी, चौथी दफा वजीर आजम बनने। मैं यही कह रहा हूँ भाई कि अपने कंधों पे आओ, अपने बलबूते पे आओ, अपनी खड़ी होकर सियासत करो। यही हमने COD में लिखा था कि अब हम किसी के कंधों पे, हम तो कभी नहीं आए, आप ही आते रहे हैं, एक दफा फिर आप आना चाह रहे हैं। ठीक है, इस पर कैसर अहमद शेख साहब से मैं पूछूंगा। सर मैं ब्रेक ले लूं कि वक्फे के बाद जब वापस लौट कर आएंगे तो कैसर अहमद शेख साहब से ये पूछेंगे कि जी उनकी पार्टी एक दफा फिर कंधों पर किसी और के सवार होकर इक्तदार में दोबारा वापस आना चाहती है। इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी इसार राना साहब, मैं आपको मौका जरूर दूंगा, आप प्लीज जो पॉइंट्स अभी रेज किए हैं आमिर हसन साहब ने, अगर आपके वो जहन में है या लिख लिया आपने, तो मैं वापस आऊंगा तो आप उस पर ज्यादा तफसील। आमिर साथ है ना हमारे वैसे? जी साथ ही हैं। कैसर अहमद शेख साहब, ये जी कैसर अहमद शेख साहब, ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, और फिर आमिर हसन साहब ने जो बात की है कि एक दफा फिर आप किसी के कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में दोबारा वापस आना चाहते हैं, जिस तरह माजी में भी आते रहे हैं, और आपकी पार्टी की ये हिस्ट्री रही है। देखिए बैरिस्टर साहब ने बड़ी तफसील से बात की, आपने जितना टाइम उनको दिया है। जी मैं आपको भी इसी वजह से ब्रेक के बाद आपके पास आया हूँ ताकि आपको भी जरा खुल के टाइम मिले। हाँ
बात ये है कि बैरिस्टर साहब जो है ना वो ये कह रहे हैं कि इनकी पार्टी, देखिए इनकी पार्टी की कोई पोजीशन नहीं है। ये अगर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, मैं इलाकों में फिरता हूँ, पंजाब में हूँ और 7वां इलेक्शन लड़ रहा हूँ, किसी जगह जलसा छोटा सा कार्बन मीटिंग तो करके देखे ना, ये क्यों नहीं जा रहे? इनके पास कैंडिडेट किधर है, कौन से कैंडिडेट हैं और कहाँ ये इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? देखिए ना, जाए ना, भी शुरू कर दें लेवल प्लेइंग फील्ड। किसने इनके देने? इनके मुंह में खाना तो नहीं खिलाना किसी ने। ये पार्टी, इसमें कुर्बानियां जहां तक उनके उन्होंने जिक्र किया उसमें कोई शक नहीं है कि पीपल पार्टी की कुर्बानियां हैं। अभी यही बिलावल भुट्टो थे जो कह रहे थे कि मियां शहबाज शरीफ जो है वो, उन्होंने असेंबली में कहा, मेरे सामने कहा कि वो पीपल पार्टी के ज्यादा वजीर आजम है बनस्बत नून लीग के। अभी तक तो सारा ठीक थे, जब 17 महीने उनके साथ चले और फॉरेन मिनिस्टर रहे। आज उनको याद आ गया है कि सब हम उनको लेवल प्लेइंग फील्ड, 17 महीने हमने उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी है, वो 13 पार्टियों को दी है और किसी पार्टी को हमारे ऊपर एतराज नहीं हुआ। आज जब उन्होंने देखा है कि हम पॉपुलर हो रहे हैं, हर जगह से PMLN का नाम आ रहा है और मियां नवाज शरीफ के आने से ये जो कह रहे हैं इतना बड़ा इज्तिमा, अभी बात हुई ना, इजहार राणा साहब ने कहा कि वो उन्होंने जब कहा कि मोबाइल ऑन करो तो गरीब आदमी का मजाक बना रहे हैं। यानी गरीब आदमी जिसके पास मोबाइल नहीं है वो अगर आ गया जलसे में तो जरूर पैसे लेके आया इनके ख्याल में। तो मरियम से कहे ना, मजाक ना उड़वाए। मरियम को नहीं पता था कि गरीब आदमियों का जलसा है। सुन ले राणा साहब, आपकी बात इसके बाद आपके पास ही आना है। मैंने गल सुन लो, मैं तो थोड़ी सुनी है ना, गल तो सुन लो ना। जो गरीब आदमी जो मोबाइल वाला नहीं था उसका मजाक बना रहे हैं कि पैसे लेके आया। इनको ये ख्वाब आया, इनके जलसे में सारे पैसे के बगैर आते हैं। हमारे जलसों में आए जो पता नहीं कितना बड़ा जलसा था। मैं आपको ये नहीं कि देखिए, मैं तो वहां पहुंच नहीं सका, 5 किलोमीटर दूर ही सारे रास्ते बंद थे उस जलसे में जाने का। और मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे पास तो बहुत बड़ा काफिला तो हमारे साथ था, कोई लोग, हजारों लोग, लाखों लोग वहां पहुंच नहीं सके जलसे गाह में। और वो लोग जो वहां अगर मोबाइल नहीं जो ला सके, देखिए किस किस्म की बात कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो इनको ख्याल करना चाहिए, इंसानी हकूक की बात कर रहे हैं। उन सब गरीब आदमियों को मजाक बना रहे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है और जिन्होंने लाइट नहीं जलाई। ये मान तो रहे हैं कि लोग थे लेकिन उनके पास मोबाइल नहीं था। मेरी बात सुनिए, देखिए पीपल पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं, बड़ी पार्टी है, हमारे साथ उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया हुआ है, लेकिन उनको लेवल प्लेइंग फील्ड कौन नहीं दे। लेकिन वो कहते हैं ना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो असल रूह है, आप उससे उलट चल रहे हैं। नहीं, मेरे तो मेरी बस बात मुकम्मल होने वाली है, आप अपने तौर पर बात कर लीजिएगा। मेरा ये कहना है, इस वक्त पॉपुलर हैं, जब भी मुस्लिम लीग आई है ना, उसने लोगों के मसाइल का हल निकाला है। देखिए 16 महीने, बिल्कुल मैं मानता हूँ 16 महीने में कोई कामयाबी नहीं थी हमारी अलायंस की, पूरे सारी 13 पार्टियों की हुकूमत की, क्योंकि इन्होंने छोड़ा क्या, PTI ने हमारे लिए छोड़ा क्या था? इन्होंने कोई 630 अमीर लोगों को, मैंने कई बार फाइनेंस कमेटी में स्टेट बैंक के गवर्नर से पूछा है, 630 अमीर लोगों को PTI ने 90,000 करोड़ रुपए बगैर इंटरेस्ट के दे दिया। ये तो कहते हैं अमीर की कोई और गरीब का कुछ और पाकिस्तान था। ये फैक्ट है, जो फिगर दी गई है, ऑफिशियल फिगर हैं, स्टेट बैंक के गवर्नर ने दिया कि 90,000 करोड़ रुपए 630 अमीरों को बगैर इंटरेस्ट के दे दिया गया। और जो मशीनरी आई है, मैं उनको जानता हूँ, मेरा तल्लक है बिजनेस कम्युनिटी से, मैं उनको जानता हूँ, फैक्ट्रियां अभी लगी भी नहीं है। क्या इनका बेनिफिट था, क्या मफाद था कि इतना बड़ा, और है ये गरीबों की बात करते, इनको अंदाजा ही नहीं है कि इकॉनमी क्या होती है। देखिए मेरी बात सुनिए कि हमने रिजल्ट दिए हैं और आइंदा भी लोगों को हम पे तवक्कुआत हैं, इसीलिए लोग हमारे साथ आ रहे हैं, इनको तकलीफ हो रही है। अभी अगर MQM आज हमारे साथ अलायंस कर रही है, मिल रही है, तो वो आउटडेटेड है। और इनके साथ जब साथ नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, उन्होंने वहां पर बल्दियाती इंतखाबात का भी बॉयकॉट किया और अब भी जब दोबारा हुए हैं तो नहीं थे, वो कहीं पे खड़े हुए, कहीं नजर नहीं आए। इजहार राणा साहब, अब आपका मौका है जी, रिस्पॉन्ड कर दीजिए। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जितना वक्त आमिर ने और शेख साहब ने लिया, मुझे भी उतना ही देंगे वक्त अपना। और मैं 2-3 चीजें जो है ना, आमिर का ये कहना उनकी जगह ठीक है कि जी मैं PTI की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। तो आमिर मेरा ख्याल है जब शायद वो 2री-3री जमात में होंगे, जब मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए मैंने जेल भी काटी थी, तो और आमिर शायद मेरा ख्याल है उस टाइम मैट्रिक कर रहे होंगे जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 1986 के जलसे के इस्तकबाल के लिए मैं सारी रात जागता रहा था। तो ये मुझे ज्यादा अपने आप को पिपलिया बन के ना दिखाएं, जितने ये पिपलियां, इतना तो मैंने बचपन में पिपलिया गुजार लिया। असल चीज ये है कि मेरी सुन लें, असल चीज ये है कि भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो एक इस्तारा थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए, सामने खड़े हुए, और उन्होंने उसकी कुर्बानियां दी, शहादतें दी।
छोटी छोटी करबलाएं हुई और वो दोनों चले गए। लेकिन ये बताएं कि जरदारी ने फिर उसी इस्टेब्लिशमेंट के चरणों में बैठ के जिस तरह तहरीक अदम एतमाद लेके आए, क्या कोई ढकी छुपी बात है? अब तो आपके अपने अख्तर मेंगल का सुनने का जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, सुने कि उन्होंने क्या कहा कि किस तरह ये अदम एतमाद आई थी, किस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने कान पकड़ के जरदारी को और बाकियों को कहा था कि ये सब करके दो। आप इस्टेब्लिशमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनते हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनने वाले ना चूम के फंदा गले में डालते हैं, दावा करके और दुबई नहीं भाग जाते कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। फिर वो खड़े होते हैं, फिर वो उसका भुगतते हैं, फिर वो जेल में अडयाला जेल के अंदर जो है ना, वो अंदर बैठ के कहते हैं कि ठीक है मैं इधर ही बैठा हूं और मैंने नहीं बाहर निकलना। तो ये बात दूसरी चीज ये सुन लें कि 9 मई का वाकया हो गया जी, बहुत बुरा हुआ, मैं मानता हूं बहुत बुरा वाकया हुआ, और इसमें जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा भी मिलनी चाहिए, मैं इसमें कहीं नहीं। लेकिन मुझे बताएं कि क्या जुल्फकार ने पाकिस्तान का एक तैयारा अगवा नहीं किया था? नहीं, अभी बात जरा इस पर अगर जाएंगे इसार राना साहब तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी ना, फिर अभी टाइम भी खत्म हो रहा है, तो वो एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी। एक जुमले में बात करो। और क्या नवाज शरीफ ने एक आर्मी चीफ का तैयारा अगवा नहीं किया था? चलें अब इससे भी आगे चलें। अब आ जाए ये जो फरमा रहे थे हमारे अयूब भाई कि जी पीपल्स पार्टी तो पंजाब में एक छोटा सा जलसा नहीं कर सकती, आप केपीके में और सिंध में करके दिखा दें ना जलसा कोई। चलें रियासती वसाइल भी साथ ले लें और सब रियासत को कहेंगे जी जैसे लाहौर का जलसा हमारा गरमाया था, गरमाने करा के करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने सूबाई सत्ता के लीडर हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपकी वफाकी सतह पे क्या हैसियत और अहमियत है। तो ये बातें। फिर मैं एक चीज और, ये जो क्योंकि आपका टाइम खत्म हो गया, सिर्फ अयूब साहब की एक बात का जवाब दूंगा कि ये इनके बकौल कैसे साहब का ना कि 90,000 करोड़ रुपए जो है बांटे इमरान खान ने, तो आपने 17 महीने में उनके नाम क्यों नहीं बताए कौम को? जब सेनेट के अंदर गए और कायमा कमेटी के अंदर ये कहा गया कि इन लोगों के नाम सामने लाएं, तो आप इस पे मल मार के क्यों बैठ गए थे? लाते क्यों नहीं नाम उनका? कमाल है, 10 अरब मिलने के बाद भी आप ये बातें कर रहे हैं, आपको तो तारीफ करनी चाहिए। तो भाई जी आमिर हसन साहब 20 सेकंड्स फॉर यू सर, मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है, चूंकि अभी वो बात ऐसी कर दी थी राणा साहब ने, तो इसलिए मैं आई एम कमिंग बैक टू यू। 20 सेकंड्स फॉर यू टू रिस्पॉन्ड सर। एक बात ये है कि जो राणा साहब बात कर रहे थे, वो जो हिटलर न्याजी था उसने कहा था कि मेरी बंदूक की नशिस्त जो है आसिफ जरदारी की तरफ है, और ये वो बंदूक चलाना चाह रहा था बजरिया फैज हमीद आर्मी चीफ बना के। हमने वो बंदूक भी ठुस की और उस निशाने को ठुस किया। और फिर बाजवा ने आपको क्लैशन को पकड़ा दी, बाजवा साहब ने आपको क्लैशन को पकड़ा दी। लेट हिम कंप्लीट प्लीज, लेट हिम कंप्लीट। बात तो सुन लें, इसार राना साहब खुद बता रहे हैं कि वो बीबी के साथ थे 1986 में, और 1984 वाले जुल्फकार का हमारे खाते में डालने उस वक्त मैं तो नहीं, बीबी ने भी डिसऑन किया तो मैं तो मौजूद नहीं था। आप उस वक्त पीपल्स पार्टी में क्यों मौजूद थे अगर वो त्यारा हाईजैक कर रहे थे? तो इसलिए मैं समझता हूँ इसार राना साहब इस वक्त जरा और ही मूड में है। इनकी मुबारक चले कैसे रमेश शेख साहब सर 20 सेकंड्स फॉर यू एज वेल सर, आखिर में आप भी प्लीज अपना क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए। ये तो मान रहे हैं कि 90,000 करोड़ जो है 630 में बता, अब कह रहे हैं उनके नाम बताएं, चलो नाम बताएं या ना बताएं, तो इन्होंने तस्लीम कर लिया है ना कि 90,000 करोड़ कौन के पैसे हैं, कौन के पैसे क्यों नहीं नाम बताएंगे आप? है कि नहीं? कौन के पैसे नाम बताओ सर, वो ये कह रहे हैं आपने तस्लीम कर लिया, हमारे लिए यही काफी है। दिया या नहीं दिया, पैसे दिए या नहीं दिया, हाँ या ना कर दे, कर देना तो पैसे गवर्नर का है। मेरे सामने बात उन्होंने की, आपने अमीरों में बात दी है और आज कहते हैं कि हम अमीरों, हम गरीब और अमीर। उनके नाम बताते कि कौन से अमीर थे। चलें कैसे रमेश शेख साहब बताते, पर पैसे दिए या नहीं दिए इस तरह तो बता दें। और नाम क्यों आप छुपा रहे हैं? नाम छोड़ोगा आप ले अमीरों के ही ना, तो भाई अमीरों के ही नाम सुनने हैं ना आपने अपने बुक। कैसे रमेश शेख साहब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया। आमिर हसन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इसार राना साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।